Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Hey guys, welcome to Rocket Learning and lecture number 3 of Acid, Bases and Salts. इस लास्ट लेक्चर में हमने अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जब भी हम कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और अगर वो कंपाउंड हमें H पॉजिटिव देता है तो हम उसे कहते हैं एसिड, और अगर डिसोसिएट होने के बाद कंपाउंड हमें OH नेगेटिव दे तो हम उसे कहते हैं बेस। ठीक है गाइस, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। ये बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन थी एसिड और बेस की। इसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो मैं आपको बता दूं कि एसिड्स और बेसिस जो है ये दो टाइप के होते हैं। एसिड पर्टिकुलरली दो टाइप का होता है। एसिड जो है वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। सिमिलर केस है बेसिस के लिए, बेसिस भी या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। तो हम ये कैसे देखते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो अब अभी हम सीखेंगे। तो पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, बेसिस एंड अल्कली। एसिड और बेस को क्लासीफाई करने के बाद हम अल्कली के बारे में भी पढ़ेंगे कि अल्कली क्या होती है। Acids and bases are classified into strong and weak types on the basis of extent to which dissociate in their aqueous solutions। तो ये क्लासीफाई कैसे किए जाते हैं एसिड और बेसिस, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है H2O, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एसिड डाल दिया। ठीक है, तो एसिड जब हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो अगर वो एसिड पूरी तरह से टूट जाता है, एसिड पूरी तरह से टूट जाता है इन द सेंस कि अगर ये HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें जितने भी H पॉजिटिव आयन है और जितने भी Cl नेगेटिव आयन है ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाए, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है HCl के वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर एसिड हम इसमें डालते हैं सॉल्यूशन में और ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक हो गए लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हुए, तब हम कहेंगे कि ये जो एसिड है वो वीक एसिड है। तो अभी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपको। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली and the resulting aqueous solution contains mainly H positive ions and the concerned acidic radical। तो होता क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हम वाटर लेते हैं और वाटर में हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, अगर हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा इस वाटर सॉल्यूशन में, और हमें क्या मिलेगा, एक तो H पॉजिटिव आयन, ऑफकोर्स वो एसिड है तो एसिड में H पॉजिटिव आयन तो होगा ही, और साथ में जो भी उसका एसिडिक रेडिकल है, क्योंकि जब भी एक कंपाउंड टूटता है यानी डिसोसिएट होता है, मान लीजिए ये HCl है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक तो एसिडिक रेडिकल बनेगा, ठीक है, एसिडिक रेडिकल जिस पे कौन सा चार्ज होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और एक बनेगा बेसिक रेडिकल जिस पे कौन सा चार्ज होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव तो हमको मिल गया, मतलब ये बेसिक रेडिकल है, और साथ में हमें क्या मिलेगा, एक एसिडिक रेडिकल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यहाँ पे है नाइट्रिक एसिड, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे जो एसिड्स हैं ये आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का एकदम ही अपोजिट है। तो इसमें क्या होगा, जब हम डिसॉल्व करेंगे वीक एसिड को वाटर में तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से उसमें नहीं टूटेगा। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, एक तो H पॉजिटिव आयन मिलेगा और जो भी दूसरा एसिडिक रेडिकल होगा वो हमें मिलेगा, लेकिन स्मॉल प्रपोर्शन में, ठीक है, बहुत कम में, और साथ में लार्ज मात्रा में हमें क्या मिलेगा, लार्ज प्रोपोर्शन में हमें मिलेगा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड। तो इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये है वाटर, ठीक है, तो इस वाटर में हमने क्या किया, हमने H2CO3 डाल दिया, H2CO3 डाल दिया। तो यहाँ पे होता है H2CO3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है H पॉजिटिव यानी 2 H पॉजिटिव मिलते हैं, और एक मिलता है CO3 पे 2 नेगेटिव। तो ये दो चीज़ें ब्रेक होने के बाद हमें मिलती है। यहाँ पे H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल, और CO3 2 नेगेटिव हो जाएगा
एसिडिक रेडिकल। तो हमने क्या किया, इस H2CO3 को हमने वाटर में डाल दिया। तो H2CO3 को जब हम वाटर में डालेंगे तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं H2CO3 के वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे जो एसिड्स हैं जो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वीक एसिड्स के, दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पे है एक एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। ये जो है सबसे वीक एसिड होता है। ठीक है, सबसे वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। ये इतना वीक है कि इसको हम अपने डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने बात की है एसिड्स के बारे में। ठीक है, एसिड्स के बारे में बात की है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। जिस तरह से एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं उसी तरह से बेसेस जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है एकदम सिमिलर है स्ट्रॉन्ग एसिड को। जैसे हमें एसिड में क्या चाहिए था, H पॉजिटिव आयन चाहिए था, तो बेस में क्या चाहिए होगा, सिमिलरली उसका अपोजिट दैट इज OH नेगेटिव आयन। बेस में हमें यहाँ पे OH नेगेटिव आयन मिल गया और साथ में क्या मिलेंगे, बाकी के बेसिक रेडिकल मिलेंगे। जैसे NaOH की बात करें तो क्या होगा, एक तो OH नेगेटिव उसमें से मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक रेडिकल कौन सा बच गया इसमें, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मिलेंगी इसमें। तो और बेस में क्या होना चाहिए कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए। यानी अगर हमने वाटर लिया, ठीक है, उसमें हमने NaOH को डाल दिया। NaOH क्या होता है, हमारा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो इसमें हमने वाटर में NaOH को डाल दिया, तो NaOH के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे ब्रेक डाउन होने चाहिए, Na और OH पॉजिटिव उन्होंने देना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH/2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस में आपको OH नेगेटिव आयंस मिलने चाहिए, राइट। लेकिन एग्जाम्पल्स पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे OH मिल रहा है, यहाँ पे भी OH मिल रहा है, यहाँ पे भी OH मिल रहा है, लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे तो हमें OH कहीं नहीं दिख रहा, फिर भी इसको स्ट्रॉन्ग बेस बताया हुआ है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हम ज़रा Na2O को ब्रेक करके देखते हैं, हमें क्या मिलेगा। एक तो हमें मिलेगा 2Na पॉजिटिव। आपको पता है कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे सोडियम कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सामने 2 लगा दिया। बच गया क्या, बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे हमेशा 2 निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव। अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपको OH तो नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको यहाँ पे O2 निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिस पे 2 निगेटिव चार्ज है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ इसके आसपास में अगर कोई भी H पॉजिटिव आयन आ जाए गलती से, तो ये क्या करेगा, तुरंत उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके पास इतनी हाई टेंडेंसी है H पॉजिटिव को अपने पास अट्रैक्ट करने की। तो अगर ये O2 निगेटिव H पॉजिटिव के पास आ गया तो क्या बन जाएगा, ऑफकोर्स OH बन जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपको OH तो अल्टीमेटली मिल ही गया, इसीलिए ये जो Na2O है इसको स्ट्रॉन्ग बेस बताया गया है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है वीक बेस की। वीक बेस में भी फिर वही कि जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे किसी बेस को तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट उसमें नहीं होगा, पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जो रिजल्टिंग एक्वियस सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसमें OH नेगेटिव के आयंस तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, वो स्मॉल प्रोपोर्शन में, और बाकी के बेसिक रेडिकल भी होंगे। साथ में लार्ज प्रोपोर्शन में हमें क्या मिलेगा, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, यानी वैसे के वैसे मॉलिक्यूल्स लार्ज प्रोपोर्शन में मिलेंगे। और यहाँ पे वीक बेस का जो एग्जाम्पल है वो है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है गाइस, ये आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एसिड 2 टाइप के होते हैं, वैसे बेस भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब यहाँ पे हमने पढ़ तो लिया कि एसिड और बेसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं चारों इसके। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर आपको कोई एसिड दे दिया जाए, मान लीजिए आपको एसिड दे दिया HI, ठीक है, ये कोई एसिड दे दिया आपको,
और आपको बोला कि बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल से हम बता सकते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसकी आप फिक्र मत कीजिए। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ अल्कली। अल्कली क्या होता है? अल्कली और बेस ये दोनों अल्टरनेटली यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। वो ये है कि बेसिस में कुछ ऐसे बेस होते हैं जो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जिनको हम पानी में डालेंगे तो वैसे ही वो पानी में घुल मिल जाएंगे। ऐसे जो बेसिस होते हैं उनको हमने अलग से नाम दे दिया है अल्कली। ठीक है गाइस, अल्कली जो है टॉपिक वो बहुत ईजी है। कुछ बेसिस जो है हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसीलिए हमने उनको नाम दे दिया अल्कली। तो इस लाइन से आपको क्या समझता है कि अल्कली क्या है? मेनली कुछ बेसिस है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक अल्कली जो है वो बेस होगी, लेकिन हर एक बेस जो है वो अल्कली नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है अल्कली का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे अमोनिया। यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीस है। स्ट्रॉन्ग अल्कलीस यानी इसको हम जैसे ही पानी में डालेंगे ये एकदम से घुल जाएगा। और NH3 यानी अमोनिया जो है ये वीक अल्कली है। वीक अल्कली इसलिए है क्योंकि अमोनिया जो है वो गैस होता है, आपने सुना होगा गैस होता है ये। तो इसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो इसीलिए ये जो है वीक अल्कली है। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेसिसिटी एंड एसिडिटी। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ऊपर एसिड दिए हुए हैं, ये जितने भी हैं सब एसिड है, और नीचे आपको जितने भी दिए हुए हैं ये बेस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ऊपर जो एसिड्स है इसमें आपको बताना है कि कितने H पॉजिटिव आयन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सा टेबल है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, बाकी आपको खुद करना है। पहले देखिए यहाँ पे HCl दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कितने H पॉजिटिव दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है, तो टेबल में लिख दीजिए 1। HNO3 देखिए इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? इसमें भी एक ही H पॉजिटिव दिख रहा है, एक ही हाइड्रोजन है ना, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 1। यहाँ पे H2SO4 देखिए कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। लास्ट वाला देखते हैं एक CH3COOH, यहाँ पे आपको देखिए कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4। फिर नेक्स्ट आपको बेस का टेबल दिया हुआ है। बेस में क्या दिख रहा है आपको? NaOH। तो इसमें आपको बताना है कि कितने OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं। इसमें कितने NaOH में? एक ही OH दिख रहा है, इसलिए 1। यहाँ पे देखिए CaOH2 में कितने OH दिख रहे हैं? 2 OH दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए AlOH3 में कितने OH दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको 3 OH दिख रहे हैं, इसलिए हम आपको 3 लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। बहुत ईजी सा टेबल है, और जितने भी मैंने आपको नहीं बताए हैं वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे नीचे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, एसिड्स एंड बेसेस आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड एसिडिटी रिस्पेक्टिवली। अब एसिड्स और बेसेस जो हैं उनको हम एसिडिटी और बेसिसिटी से भी क्लासीफाई करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एसिड्स हैं उनकी हम बेसिसिटी निकालते हैं। जितने भी एसिड्स हैं उनकी हम बेसिसिटी निकालते हैं, और जितने भी बेसेस हैं उनकी हम एसिडिटी निकालते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा अपोजिट है कि अगर आपको पूछा एसिड्स की क्या होती है तो आप बोलोगे एसिड्स की बेसिसिटी होती है, और अगर आपको पूछा बेसेस की क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? बेसेस की एसिडिटी होती है। ठीक है गाइस, तो ये फाइंड कैसे करते हैं? तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स हम पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि एसिड्स की हम क्या निकालते हैं? बेसिसिटी निकालते हैं। तो फाइंड करने के लिए देखिए एसिड्स की बेसिसिटी फाइंड करनी है, तो एसिड्स में H पॉजिटिव आयन तो हमेशा ही होगा। तो बेसिसिटी क्या होती है कि एसिड में जितने भी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स हैं उसे हम कहते हैं एसिड की बेसिसिटी। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये HCl है। ठीक, यहाँ पे जो HCl मॉलिक्यूल है इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने H पॉजिटिव मिल गए? एक ही H पॉजिटिव मिला आपको, इसीलिए HCl की जो बेसिसिटी है वो हो जाएगी 1।
और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे H2SO4 का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव मिलेगा और मिलेगा SO4 पे 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने हाइड्रोजन मिले, 2 हाइड्रोजन मिले, इसीलिए इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो हो जाएगी 2। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब बेसिस की हम निकालेंगे एसिडिटी, यानी बेसिस में क्या होगा, सबसे पहले तो OH नेगेटिव आयंस होगा। तो जितने भी OH नेगेटिव आयंस हमें मिलते हैं बेसिस में, वो हो जाएगी उस बेस की एसिडिटी। यहाँ पे इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं हम, जैसे NaOH है, ठीक है, ये बेस है, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, एक Na पॉजिटिव और एक मिलेगा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको कितने OH नेगेटिव मिल गए, एक ही OH नेगेटिव मिला, इसीलिए इस बेस की जो एसिडिटी है वो हो जाएगी 1। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, MgOH/2, ठीक है, MgOH/2। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताना है कि ये जो बेस है इसकी एसिडिटी कितनी है। ठीक है, ये जो बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एसिडिटी कितनी है। तो ये जो लेक्चर है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद का जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय लर्निंग।